बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बैंक रिकन्सिलिएशंस। सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक, ये दोनों कौन से खाते होते हैं या कौन सी किताबें होती हैं। जब भी हम बैंक के साथ कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ बिजनेस, हम अपने पास तो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो हम अपने पास जहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उस किताब को क्या कहते हैं? कैश बुक। और जब हम बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक भी अपने पास रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, और वो अपने पास जो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी करता है और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहा होता है। कैसे? क्योंकि जब आप बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप बैंक के पास अपना अकाउंट खुलवाते हैं, या बैंक से लोन लेते हैं या फिर बैंक से लीज लेते हैं। तो बेसिकली बैंक क्या करता है, हर कस्टमर की अकाउंट डिटेल्स भी मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि उसका बिजनेस ही वही है, उसका काम ही वही है। ठीक है, कि उसको पैसों से रिलेटेड उसे मैनेजमेंट करनी है, उसको पैसों की मैनेजमेंट करनी है। तो अब बैंक क्या कर रहा होगा अपने पास? बैंक रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा होगा। कहाँ? बैंक स्टेटमेंट या बैंक के अपने सॉफ्टवेयर में। तो एवरी मंथ वो क्या करेगा, बैंक हर कस्टमर को एक स्टेटमेंट जनरेट करके भेजेगा कि हमारी रिकॉर्डिंग के मुताबिक आपका ये खाता या आपके ये रिकॉर्ड्स हैं कि पहली तारीख को आपने पैसे डलवाए, दूसरी तारीख को पैसे निकलवाए, तीसरी तारीख को किसी की पेमेंट गई, चौथी तारीख को आपने दोबारा डिपॉजिट करवाए, पांचवी तारीख को किसी ने आके चेक डिपॉजिट करवाया, छठी तारीख को आपने कहीं भिजवाए पैसे। ठीक है, तो पैसे आ रहे जा रहे हैं मुस्तकिल, और पूरे महीने की जितनी भी ट्रांजैक्शन उस अकाउंट के थ्रू बैंक उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ एक बैंक स्टेटमेंट जनरेट करके किसे देगा? कस्टमर को। ये दोनों चीज़ें जब हमने समझ ली तो हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि जब मैं एज अ कस्टमर एंड बैंक एज अ सप्लायर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर, हम दोनों के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसकी रिकॉर्डिंग मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहा है। तो जब मैं भी कर रही हूँ, वो भी कर रहा है, तो हम दोनों की रिकॉर्डिंग मैच होनी चाहिए ना, बैलेंसेस मैच होने चाहिए ना। तो वही बैलेंस यहाँ पर मैच करना है। बैलेंस ऑन बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी इक्वल टू बैलेंस ऑन कैश बुक। इसी मैच करने को हम क्या कहते हैं? बैंक रिकन्सिलिएशन। मैं एज अ कस्टमर, मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या मेंटेन करूंगी या क्या बनाऊंगी एट द एंड ऑफ द मंथ? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे BRS भी कहते हैं। इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो पर्पस है वो बेसिकली ये मेक श्योर करना कि मेरे बैंक स्टेटमेंट का जो भी बैलेंस फिगर आ रहा है या जो भी फिगर्स वो बता रहे हैं वो मेरे कैश बुक के फिगर से मैच करे। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का काम ही यही है कि अगर कोई फिगर मैच नहीं हो रही तो ज़रा उसे हाईलाइट कर दिया जाए। BRS उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो डिफरेंट हैं, जो मैच नहीं हो रही, और अगर मैच हो रही है तो वो भी सामने आ जाएगी पिक्चर। सो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम बना लेते हैं और हमारे सामने क्लियर तस्वीर आ जाती है कि या तो मैच हो गया तो किस्सा ही मुक गया, ख़त्म, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, गो अहेड एंड स्टार्ट अ न्यू मंथ्स ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर डिफरेंस आ गया तो अब हमें वहाँ पर रुक कर इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है। तो इसके मेन 3 कल्प्रिट्स हैं। पहला, एरर्स, गलती होने के चांसेस, गलतियाँ हो सकती हैं, और ज़्यादातर गलती किस में हो रही होती है? कैश बुक में, क्योंकि बैंक अपना सॉफ्टवेयर फॉलो कर रहा है, सिस्टम के मुताबिक चल रहा है, सिस्टम में अपडेट कर रहा है। ठीक है, और मैं एज एन इंडिविजुअल हो सकता है मैनुअली रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं एज अ बिजनेस और एज एन ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है मैंने कोई अकाउंटेंट बिठाया हुआ है और वो अकाउंटेंट शायद उतना क्वालिफाइड ना हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर पे ही वो हो मगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता है कि मेरा सॉफ्टवेयर उतना अच्छी क्वालिटी का ना हो,
मगर बीइंग अ बैंक, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, बैंक्स हैव टू इंश्योर कि उनकी हर चीज़ अप टू डेट और क्वालिटी हो, नहीं तो गवर्नमेंट उनको लाइसेंस ही नहीं देंगी टू ऑपरेट एज अ बैंक, राइट। सो एरर्स के ज़्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? कैश बुक। इसका हरगिज़ मकसद नहीं है या मतलब नहीं है कि बैंक से गलती नहीं हो सकती है। इसीलिए तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मेंटेन किया जा रहा है कि गलती कहीं से भी हो सकती है, मगर यूजुअली कहा जाता है कैश बुक में होती है। नेक्स्ट, ओमिशंस कि कहीं कुछ ओमिट तो नहीं हो गया हो, कहीं कोई ट्रांजैक्शन मिस तो नहीं हो गई। हो सकता है बैंक के पास कोई पैसे आए हों, हमें ना पता हो उसके बारे में। हो सकता है बैंक ने बिजली का बिल काट के दे दिया हो आगे, हमें ना पता हो उसके बारे में, हम रिकॉर्ड करना भूल गए। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि ओमिशंस में बैंक ने कोई चार्जेस लगाए हों, अपने बैंक चार्जेस, सर्विस चार्जेस, हमें उसके बारे में मालूम ना हो या हम उसे कैश बुक में ऐड करना भूल गए हों, राइट। नेक्स्ट, द थर्ड कल्प्रिट इज टाइमिंग डिफरेंसेस से क्या मुराद है कि मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड नहीं की या मैंने एक चीज़ रिकॉर्ड कर ली और वो बैंक में 3 दिन 4 दिन बाद पहुंचा, तो लिहाजा बैंक ने 4 दिन बाद उसको रिकॉर्ड किया और वो 4 दिन हो सकता है अगला महीना शुरू हो गया हो, तो वो अगले महीने की स्टेटमेंट में आ जाएगा। आज की तारीख में मैंने अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर ली है और वो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं की ड्यू टू सम रीज़न, हो सकता है वो क्लियरिंग में चेक है, हो सकता है अनप्रेजेंटेड चेक हो, यानी कि कस्टमर जो है आया ही नहीं चेक लेकर, मैंने यहाँ से चेक काट के दे दिया कस्टमर को 20,000 का, तो मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, मगर वो कस्टमर बैंक अकाउंट गया ही नहीं उस चेक के बिहाफ पे पैसे निकलवाने, तो बैंक से तो पैसे नहीं कटे, अकाउंट में अभी भी 20,000 है। तो ये जो टाइमिंग का डिफरेंस हुआ, अब वो कस्टमर हो सकता है जनवरी नहीं तो फरवरी के महीने में जाके वो चेक कैश करवाएगा, ठीक है। तो अब उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होगी? फरवरी के महीने में। मेरे पास कैश बुक में रिकॉर्डिंग कहाँ हो गई? जनवरी के महीने में। दिस कुड बी वन ऑफ द मेन कल्प्रिट्स के जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन बैंक बैलेंस एंड कैश बैलेंस। वाई बैंक रिकन्सिलिएशन इज इम्पॉर्टेंट? ज़रूरी क्यों है? हम क्यों मेंटेन करें? इसीलिए ताकि गलतियां आइडेंटिफाई हो जाएं, अगर कोई ओमिशन हुई है तो आइडेंटिफाई हो जाए, अगर कोई टाइम डिफरेंस की वजह से कुछ ऊपर नीचे हुआ है तो पता चल जाए। जब आइडेंटिफाई हो जाएगी एक चीज़ तो हम इन्वेस्टिगेट कर लेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, तो हमें रीज़न पता चल जाएगा। अगर हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे इन चीज़ों को, तो ये तो गैप बढ़ता ही चला जाएगा हर महीने, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप परेशान होकर बैठे होगे कि यार बैंक अकाउंट में ये बैलेंस शो हो रहा है, कैश बुक तो ये शो कर रही है, मैच ही नहीं हो रहा, तो आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। और अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया, अगर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं की, देयर इज़ अ हाई चांस कि आपकी फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ इन ट्रांजैक्शंस के दरमियान हो। यानी कि आपने अपने क्लर्क को हो सकता है भेजा कि 20,000 डलवा दो बैंक अकाउंट में, और वो क्लर्क को लेकर भाग गया और उसने कहा कि हमने बैंक में डलवा दिए पैसे, हमने कैश बुक में लिख दिया, मगर बैंक स्टेटमेंट जब आया महीने के एंड में, हमारी कंपनी ने बैंक रिकन्सिलिएशन नहीं की, वी विल मिस आउट द पॉइंट कि बैंक स्टेटमेंट में तो वो फिगर शो ही नहीं हो रही 20,000 की, वो 20,000 गए कहाँ। लेकिन आपके क्लर्क को पता है कि आप तो अब BRS करते ही नहीं हो, तो उसका फ़ायदा उठाया उसने। अगर आप BRS कर रहे होते, पकड़ में आ जाती चीज़। अब हम BRS को एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 1, at 30th September 2006, the balance in the cash book of Wordsworth Company, वर्ड्सवर्थ कंपनी कस्टमर है और उसने अपनी कैश बुक में जो बैलेंस रिकॉर्ड उसका आ रहा है वो है $805.15 डेबिट। ये कैश बुक बैलेंस है। जो किसका कैश बुक बैलेंस है? वर्ड्सवर्थ का। उसके खाते में जो उसने रिकॉर्ड की है कि उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं बैंक के साथ, उसके मुताबिक इट इज़ $805.15 डेबिट साइड। A bank statement on 30th September 2006 showed Wordsworth to be in credit by 1112.30. कैश बुक बैलेंस हमें शो हो रहा है डेबिट साइड 805.15, बैंक बैलेंस शो हो रहा है 1112.30 क्रेडिट साइड। अब आप बोलेंगे मैम इसका क्या मतलब है? भाई, जो आपके पास डेबिट साइड पे रिकॉर्डिंग हो रही है कैश बुक में, एंड यू आर द कस्टमर, यू आर द ऑर्गेनाइजेशन, बैंक आपका खाता मेंटेन कर रहा है, तो बैंक अपने पास आपका खाता
उल्टा मेंटेन कर रहा है, क्योंकि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन कर रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल सम सॉल्व करने के लिए आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि इफ देयर इज अ कैश बुक डेबिट बैलेंस, इट मीन्स दैट बैंक विल शो अ क्रेडिट बैलेंस. If cash book is showing a credit balance, it means that bank statement will show a debit balance. उल्टा हो जाएगा. अगर कैश बुक में डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो बैंक जो है आपके अकाउंट को मेंटेन करते हुए आपकी जो वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन हुई है उसको वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा, जिसको आप डेबिट साइड में कर रहे होगे, फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, फॉलोइंग द अकाउंटिंग गोल्डन रूल्स. और जिस चीज़ को आप या जिस ट्रांजैक्शन को आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर रहे होगे वो बैंक उसी ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेगी. दैट्स हाउ इट इज. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों फर्क आ रहा है. लेट्स सी आगे क्या कह रहे हैं. ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू सम्स इट वॉज एस्टैब्लिश्ड दैट ये गलतियां हुई हैं, ए बी सी. The cash book had been undercast by $90 on the debit side. क्या कह रहे हैं? Cash book has been undercast. What do you understand by this term undercast? Remember, cast या casting का मतलब होता है add up. अकाउंटिंग की दुनिया में casting का मतलब होता है to add. तो यहाँ पे undercast का वर्ड है, मतलब इन्होंने कम ऐड किया हुआ है. क्या कम ऐड किया हुआ है? $90. कहाँ पे? डेबिट साइड पे. यानी डेबिट साइड पे $90 कम है, वहाँ पे और होने चाहिए $90. इट इज़ अंडरकास्ट बाय $90. नेक्स्ट, चेक्स पेड इज नॉट येट क्रेडिटेड by the bank amounted to $208.2 called outstanding lodgements. क्या कह रहे हैं? पॉइंट टू बी नोटेड, अनदर टर्मिनोलॉजी. आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि चेक्स पे हो चुके हैं, हमने चेक्स बैंक में जाके जमा करा दिए, या किसी कस्टमर ने जो वर्ड्सवर्थ का कस्टमर था उसने क्या किया, बैंक में चेक जमा करा दिए वर्ड्सवर्थ के नाम का. कितने का चेक? 208.2. मगर बैंक ने अभी उस चेक को क्लियर करके वर्ड्सवर्थ के अकाउंट में ऐड नहीं किया. लेकिन हमें तो पता है कि वो सप्लायर ने पैसे भिजवा दिए, क्योंकि उसने हमें फटाफट से तस्वीर भेज दी है चेक की और कंफर्मेशन स्लिप भी के बैंक में डलवा दिए. तो हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है वो चीज़, मगर बैंक ने अभी नहीं ऐड किया. क्यों? क्योंकि बैंक ने अभी क्लियर ही नहीं किया, वो अभी क्लियरिंग में है चेक. ऐसे चेक को क्या कहेंगे? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स. नेक्स्ट, चेक्स ड्रॉन not yet presented to the bank amounted to 425.35 called unpresented checks. Third terminology, unpresented checks. Unpresented checks क्या कह रहे हैं? Checks drawn. Drawn से क्या मुराद? चेक्स काटे, यानी चेक्स मैंने जो है वर्ड्सवर्थ ने जो है चेक पे अमाउंट लिखकर, पेई का नाम लिखकर चेक ड्रॉ किया, फाड़ा और सप्लायर को पे कर दिया या किसी को पे कर दिया. ठीक है, तो अब वो जो उसने पे किया तो उसने फटाफट अपने खाते में तो लिख लिया, कैश बुक में क्या लिख लिया कि ये अमाउंट मैंने पे कर दी, तो कैश बुक से माइनस हो चुका होगा. मगर क्या बैंक ने उसे माइनस किया उसके अकाउंट से? नहीं. क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चेक जो ड्रॉ हो चुका है नॉट येट प्रेजेंटेड टू द बैंक. जिस शख्स को मैंने वो चेक काट के दिया है उस शख्स ने वो चेक जाके बैंक को नहीं दिखाया. वो दिखाएगा बैंक को तो बैंक उसको पैसे देगा ना. वो जा ही नहीं रहा बैंक के पास. कोई भी रीज़न हो सकता है, फंस गया, कोई मतलब कोई और काम आ गया, या हो सकता है उसने इरादा किया 1 हफ्ते बाद जाएगा, अभी तक बैंक से पैसे नहीं कटे, तो बैंक को चूंकि चेक ही नहीं मिला. सो दिस इज कॉल्ड अनप्रेजेंटेड चेक्स. कैश बुक में मैंने रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने पैसे दे दिए, मगर बैंक से पैसे नहीं गए, तो बैंक ने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया. आई होप ये तीनों टर्मिनोलॉजीज क्लियर है. अब हम देखते हैं कि हमसे रिक्वायरमेंट मांग क्या रही है.
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट हमसे मांग रही है कि एक करेक्टेड कैश बुक बनाओ और बैंक रिकंसिलिएशन भी बनाओ। कैश बुक को करेक्ट कैसे करें? कैश बुक में कौन सी गलती हुई है? कैश बुक में सिर्फ ये गलती हुई है कि यहाँ पे $90 डेबिट साइड में कम रिकॉर्ड हुआ हुआ है, तो लिहाजा ऐड कर दिया जाए। लेट्स सी, कैश बुक बैलेंस क्या है? 805.15। इसमें हमने रिकॉर्ड क्या करना है या ऐड क्या करना है? $90। क्यों? क्योंकि ये ऐड नहीं हुआ हुआ। ऐड कर लिया, ये आ गया आपके पास करेक्ट बैलेंस। सेकेंड रिक्वायरमेंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, यानी अभी हमने सिर्फ कैश बुक को दुरुस्त किया है और कैश बुक में एक ही गलती थी, वो है ये। अब हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जिसमें हम कंपेयर करेंगे बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को और देखेंगे दोनों में डिफरेंस आ रहा है तो उसको हम मैच करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमें रिक्वायरमेंट बता रही है, रिक्वायरमेंट हमसे कह रही है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट टू द बैलेंस पर कैश बुक। हमें कहा जा रहा है कि बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को एडजस्ट करके कैश बुक के बैलेंस से मिलाना है। पॉइंट टू बी नोटेड, हमसे रिक्वायरमेंट क्या कह रही है? रिकंसाइलिंग बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट टू द बैलेंस पर कैश बुक। कहा जा रहा है कि बैंक के बैलेंस से शुरू करो और उसे एडजस्ट करते हुए जो कैश बुक का करेक्ट बैलेंस निकाला है ना, उस पर लेकर आओ। यानी हमें बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट करना है। इस रिक्वायरमेंट का ये मतलब है। जब हमारे पास ये रिक्वायरमेंट होगी तो हम सबसे पहले बैंक का बैलेंस लिख लेंगे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप इसको एडजस्ट करेंगे। यानी कि पहली एडजस्टमेंट क्या होगी? चेक्स पेड इन नॉट येट क्रेडिटेड टू द बैंक by the bank amounted to 208.2 outstanding lodgements, यानी चेक जो है वो बैंक में जमा हो चुका है मगर बैंक ने अभी तक उसको क्लियर नहीं किया और वर्ड्सवर्थ के अकाउंट में बैलेंस ऐड नहीं किया, तो उसको कर लेना चाहिए क्योंकि कैश बुक में ऑलरेडी ये रिकॉर्ड हो चुका है और ऐड हो चुका है, तो हमें बैंक में भी इसको ऐड कर देना है। दूसरी एडजस्टमेंट, चेक्स ड्रॉन नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक दे दिए चुके हैं, कैश बुक से अमाउंट डिडक्ट हो गई है मगर बैंक ने अभी अमाउंट डिडक्ट नहीं की बिकॉज दीज आर अनप्रेजेंटेड चेक्स, तो उसूली तौर पे बैंक से भी पैसे कट जाएंगे क्योंकि चेक तो इशू हो चुका है, राइट? तो लेट्स डिडक्ट द अमाउंट फ्रॉम द बैंक बैलेंस। अनप्रेजेंटेड चेक्स हमने क्या किए? डिडक्ट कर दिए। हमारे पास जो अमाउंट आई 895.15, अब ये अमाउंट और हमारी कैश बुक की अमाउंट बिल्कुल मैच कर रही है। यहाँ पे हमने क्या किया? बैंक रिकंसिलिएशन करी। आई होप द सम इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल नाउ। Now we will be solving the second example of bank reconciliation statement. So let's see. On 31st January, a company's CB cash book showed a credit balance of 150. कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 150। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप नेगेटिव में जा रहे हैं, राइट? नेक्स्ट, ऑन इट्स करंट अकाउंट विच डिड नॉट अग्री विद द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से अग्री नहीं हो रहा। इन परफॉर्मिंग द रिकंसिलिएशन द फॉलोइंग पॉइंट्स केम टू लाइट। नंबर 1, वो चीज़ें जो कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं थी वो कौन सी थी? बैंक चार्जेस $36, ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट $500। वो चीज़ें जो रिकॉर्डेड नहीं थी बैंक स्टेटमेंट में, अनप्रेजेंटेड चेक्स $116, outstanding lodgements $630. It was also discovered that the bank had debited the company's account with a check for $400 in error. Now, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बैंक ने क्या किया? एक गलती कर दी कि उसने एक चेक की अमाउंट डेबिट कर दी कस्टमर के अकाउंट में से। तो बैंक अगर डेबिट कर रहे हैं तो मतलब कट कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। कैश बुक में अगर डेबिट होगा तो मतलब इंक्रीज हो रहा है, मगर अगर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट है तो यानी कस्टमर के अकाउंट से जा रहा है पैसा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अब यहाँ पे ज़रूरी बात क्या है कि ओरिजिनल बैलेंस बैंक स्टेटमेंट का क्या था?
यानी हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम बैंक स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं करें और एज इट इज़ रहने दें तो बैंक स्टेटमेंट का ओरिजिनली क्या बैलेंस शो हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि कैश बुक का बैलेंस $150 क्रेडिट शो हो रहा है, तो वैसे बैंक बैलेंस क्या शो हो रहा था। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कैश बुक बैलेंस, जो कि क्रेडिट साइड में $150 का है, और हम कैश बुक को पहले एडजस्ट कर लेते हैं, वो चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। सो नंबर 1, बैंक चार्जेस $36। क्या करना है, बैंक चार्जेस को लेस करें, राइट, यानी कि क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करें। तो आइए रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपॉजिट अकाउंट टू करंट अकाउंट, यानी इस अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो हमें कैश बुक को बढ़ाना है, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, तो यानी कि यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे। सो वी सॉल्व्ड द कैश बुक, वी एडजस्टेड द कैश बुक विथ वॉट एवर वॉज ओमिटेड फ्रॉम द कैश बुक, एंड अब हमारे पास जो न्यू बैलेंस आ गया है वो है $314, विच इज़ अ डेबिट बैलेंस फॉर अ कैश बुक, राइट। अब हमें ये बैलेंस हमें गिवन है, हमें पहुंचना है बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर। तो आइए देखते हैं इसमें हम कैसे पहुंचेंगे। वी विल स्टार्ट विद द बैलेंस पर करेक्टेड कैश बुक, दैट इज़ $314। हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, और जो जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई मगर वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई हुई हैं, तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ों को हम कैश बुक से ओमिट करते जाएंगे जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई। जब हम उन चीज़ों को कैश बुक के स्टेटमेंट से, बैलेंस से डिडक्ट करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, जो चीज़ें बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड नहीं हैं, तो हम ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पर पहुंच जाएंगे। सो बैलेंस पर करेक्टेड कैश बुक इज़ $314। अनप्रेजेंटेड चेक्स, हमें मालूम है अनप्रेजेंटेड चेक्स किसे कहते हैं, कि हमने, कंपनी ने, कस्टमर ने चेक काट के दे दिया है और अपने पास कैश बुक से डिडक्ट कर दी है अमाउंट। अब वो कस्टमर जाएगा या वो सप्लायर जाएगा बैंक के पास, चेक देगा, पैसे निकलवाएगा, मगर वो नहीं गया, वो वहाँ नहीं पहुँचा, उसने नहीं पैसे निकाले अकाउंट से, तो बैंक में अभी वो पैसे मौजूद हैं। बैंक ने उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिमूव या डिडक्ट नहीं किया, तो हम क्या करें, यहाँ पे कैश बुक में तो हमने डिडक्ट कर लिया, तो अब हम यहाँ पे कैश बुक में ऐड बैक करेंगे इस अमाउंट को, अनप्रेजेंटेड चेक्स की अमाउंट को। ऐड बैक करने से क्या हो जाएगा, जो ओरिजिनली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस आ रहा है हमें वो पता करना है, तो वो हमें पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई हुई वो है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। हमें मालूम है आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स किसे कहते हैं, कि बैंक में चेक जा चुका है डिपॉजिट होने के लिए अमाउंट, मगर अभी बैंक में वो मौजूद है, उसकी क्लियरिंग नहीं हुई, वो अमाउंट हमारी अकाउंट में ऐड नहीं हुआ, मगर अकाउंटेंट को, जो कंपनी का अकाउंटेंट है, उसे पता चल गया है कि सब कस्टमर ने या सप्लायर ने पैसे भिजवा दिए और चेक जो है हमने जमा करा दिया बैंक में, तो वो अपने पास कैश बुक में क्या करता है, ऐड कर लेता है उस अमाउंट को। लेकिन क्या वो अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में ऐड हुई है, नहीं, इसलिए आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कैश बुक की अमाउंट में से इस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे। इसके अलावा बैंक से एक गलती हुई है जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट द बैंक हैड डेबिटेड द कंपनीज अकाउंट विद अ चेक फॉर $400 इन एरर। बैंक से एक गलती हुई है कि उसने कस्टमर के अकाउंट में से 400 डिडक्ट कर दिए। तो बैंक से वो गलती हुई है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट में वो गलती मौजूद है, लेकिन हमारी कैश बुक में वो गलती मौजूद नहीं है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस। तो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कैसे पता चलेगा, जब हम वो गलती कैश बुक के बैलेंस में इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो लिहाजा क्या किया जाए, 400 को यहाँ से डिडक्ट किया जाए। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने एरर को डिडक्ट कर दिया है 400, और हमारे पास बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट -$600 हमारे सामने मौजूद है। माइनस से क्या मुराद होगा, दैट दिस इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑन द बैंक स्टेटमेंट। आई होप इन दो एग्जाम्पल्स के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी।
टर्मिनोलॉजीज क्लियर हुई होंगी, किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है समझ आया होगा। हर क्वेश्चन डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, कि आपसे रिक्वायरमेंट पूछ क्या रही है। लिहाजा इस पर्टिकुलर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली समझें, लर्न बाय हार्ट करके याद करने की कोशिश नहीं करें कि अनप्रेजेंटेड मतलब हमेशा ऐड, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स मतलब आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स मतलब हमेशा लेस नहीं। इसको आप याद करेंगे तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से इसको सॉल्व करेंगे, बैंक के पर्सपेक्टिव से या ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से। कैश बुक को ठीक करना है, बैंक को ठीक करना है, कैश बुक को बैंक के मुताबिक लेकर आना है या बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के मुताबिक लेकर आना है। सो understand it conceptually and try to solve it conceptually. You will never go wrong, inshallah. Thank you very much. See you in the next lecture. Allah Hafiz.